गजनवी डायनेस्टी की बात हो रही है। गजनवी वंश के बाकी जो आने वाले सरदार थे, इनको संधि करनी पड़ी। पहली बात तो ये, और ये मुझे लगता है कि सलमान जो कहता है ना, एक मिनट, सलमान की रचना दीवाने सलमान कहता है कि महमूद गजनवी ने बंदी बना लिया। महमूद गजनवी ने बंदी बना लिया, इसका सेंस ये है कि बंदी तो बनाया होगा महमूद गजनवी के सेनापति, लेकिन चूंकि राजा महमूद गजनवी है तो नाम इसका महमूद गजनवी का है, क्योंकि सेनापति बंदी बनाएगा तो नाम तो राजा का ही आएगा, सेनापति का नहीं आएगा। ठीक है। अब ये टाइम की जो बात है, मदन पाल का टाइम पीरियड बिल्कुल अलग है और महमूद गजनवी का टाइम पीरियड बिल्कुल अलग है, लेकिन सलमान ने लिखा है ऐसा। इतिहासकार कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट भी देते हैं जो रेलिवेंट नहीं होता। ये कोई जरूरी नहीं कि इन्होंने सही ही लिखा है या टाइम फ्रेम में ही लिखा है। गजनी के उत्तर शासक क्या मतलब? गजनी के बाद? पहले सुबुक्तगीन है, बाद में मोहम्मद गजनवी आता है। देखो, ये मुझे देखना पड़ेगा, ये फैक्ट मैं कल तक बताऊंगा आपको चेक करके। ठीक है। और कोई डाउट किसी को? हेलो फूलचंद।
आज हम शुरू करेंगे परमार वंश। भारत के मानचित्र में अगर हम देखेंगे तो परमारों के समय में भी गौरी सल्तनत ऊपर ज्यादातर हिस्सों पे इनका कब्जा है और बीच में है परमार डायनेस्टी। नीचे है यादव, राइट साइड में चंदेल, फिर कलचुरी, इधर सोलंकी, गंगवंश, सेन वंश, कामरूप, काकतीय, कदम्ब, शिलाहार, ये इनके साथ ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। परमारों का ये चिन्ह है, रॉयल एम्बलम है। परमार 9 से लेकर के 14वीं शताब्दी तक शासन करते रहे। इनकी शुरुआत मानी जाती है उपेंद्र के द्वारा। कुछ लोग इनको कृष्ण राज भी कहते हैं। एक ही व्यक्ति का नाम है। 800 से 1327। अब ये राष्ट्रकूटों के भी शामिल थे, प्रतिहारों के भी शामिल थे। परमार का अर्थ होता है दूसरों को मारने वाला, शत्रुओं को मारना, जो पराया हो, पर हो, अदर हो, उसको मारना। परमार सिंधुराज के दरबारी कवि थे पद्मगुप्त परिमल। हाँ जी, इनकी पुस्तक है नवशहसांक चरित्र। नहीं, पंवर इज डिफरेंट। परमार इज डिफरेंट। नवशहसांक चरित्र में एक कहानी है इनकी उत्पत्ति से संबंधित। कि ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र, इन दोनों में युद्ध था, कंपटीशन था, तो सभी को पता है। विश्वामित्र कभी कभी भारी भी पड़ रहे थे, तो वशिष्ठ ने युद्ध में सहायता प्राप्त करने के लिए भाभु पर्वत के अग्निकुंड से एक वीर पुरुष का निर्माण किया। वही वीर पुरुष थे परमार। ये वंश है वशिष्ठ द्वारा निर्मित वीर पुरुष से निकला हुआ। अभिलेखों में भी ये कहानी मिलती है बार बार। बहुत सारे अभिलेखों में इनको ब्रह्मक्षत्र कहा गया है। उदयपुर लेख, तेजपाल अभिलेख, और एक किताब भी है पिंगल सूत्र वृत्ति। पिंगल सूत्र वृत्ति किसने लिखा है?
हलायुग ने, इसमें भी कहा गया है ब्रह्म क्षत्र कुलीन। तो इनकी एक शाखा आबू पर्वत पर ही चंद्रावती को राजधानी बनाकर के शासन करती रही। दूसरी शाखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा रियासतों में, दो शाखाएं ज्ञात। बाद में दो शाखाएं और निकलती हैं, जालौर में, दूसरी भीनमाल में, 10वीं से 12वीं शताब्दी तक। हसेनों को भी कहा गया है हेलोजंचल। नहीं, हलायुध वशिष्ठ के वंशज नहीं थे, हलायुध कवि थे। वशिष्ठ कोई ऐतिहासिक फिगर नहीं है, वशिष्ठ पौराणिक, लेकिन हलायुध तो ऐतिहासिक। तो ये संक्षेप में इनके शासक हैं। और एक लाइन में पूरे परमार इतिहास को इस स्लाइड में लिखा गया है, किन किन शासकों से उनका युद्ध था, संघर्ष था। 2800 की बात मैंने नहीं की क्योंकि बहुत सारे इनसिग्निफिकेंट, जैसे उपेंद्र के बाद वैरी सिंह प्रथम आते हैं, फिर सियक प्रथम, फिर वाकपति, फिर वैरी सिंह द्वितीय, फिर सियक द्वितीय। तो उपेंद्र के बाद इंपॉर्टेंट है सियक द्वितीय, बाकी 4 लोग को मैंने डिलीट मार दिया। फिर वाकपति मुंज भी इंपॉर्टेंट है, सिंधुराज भोज, भोज के बाद जयसिंह प्रथम, उदयादित्य, लक्ष्मण देव, नरवर्मन, यशोवर्मन, जयवर्मन, विंध्यवर्मन, सुभातवर्मन, अर्जुनवर्मन, देवपाल, जयतुगी देव, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अहिंसा के पक्ष में तो थे, जानवर को मार के नहीं निकालते थे। आपको ये जान के दुख होगा कि जैसे इंसान की मौत होती है ना, वैसे जानवरों की भी मौत होती है। और हर मिनट जैसे 1 लाख लोग मर जाते हैं पूरी दुनिया में, ऐसे ही हर मिनट 1 लाख जानवर भी मर जाते हैं पूरी दुनिया में। जानवर अमर होके नहीं है, अपनी मौत से भी मरते हैं। तो मृत्यु के बाद उनके छाल को निकाल लिया जाता था। परमाणु का मुख्य संकेंद्रण देखने को मिलता है माउंट आबू में, राजस्थान। वशिष्ठ की जो मैंने कथा बताई वो माउंट आबू के आसपास बहुत जगहों पे है अंकित। एक और किताब है तिलक मंजरी, इसके लेखक कौन है? धनपाल। इसमें भी ये कथा वर्णित। चूंकि अपना संबंध वशिष्ठ से जोड़ते हैं तो ऐसा माना जा सकता है कि पहले ये ब्राह्मण थे, बाद में क्षत्रिय हो गए, क्योंकि इनके प्रथम शासक को उदयपुर लेख में कहा गया है द्विज वर्ग रत्न।
द्विज वर्ग रत्न। द्विज ब्राह्मणों को ही कहा जाता था। एक और अभिलेख बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीयक द्वितीय का हसील अभिलेख। नौ सौ 48 ईस्वी का। इससे प्रारंभिक इतिहास पता चलता है परमाणु का। ये है सीयक द्वितीय का हर्षोल अभिलेख। और भी बहुत सारे अभिलेख हैं, जैसे वाकपति मुंज का उज्जैन अभिलेख, भोज का बांसवाड़ा अभिलेख, भोज का बेतमा अभिलेख, उदयादित्य के समय की उदयपुर प्रशस्ति, लक्ष्मण देव की नागपुर प्रशस्ति। इनमें भी इनके उत्पत्ति से संबंधित सारी जानकारी मिलती है। ये जो आपको दिख रहा है, ये है भिलसा के ही पास उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर। देखिए, सारे अभिलेखों को नहीं याद कर लेना है। जो बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख, हर वंश के ज्यादा से ज्यादा दो होते हैं, दो से ज्यादा नहीं होते। एक में इनकी वंशावली वर्णित होती है और एक में कुछ और वर्णित होता है। बस उन्हीं को ध्यान में रखना है। इसमें इतना डीप नहीं आता, चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे तो सारा डीप ही पढ़ाना पड़ेगा। मैं स्किप करके तो नहीं पढ़ा सकता कि चलो 10 अभिलेखों का नाम है तो 2 अभिलेख पढ़ा दें, 8 अभिलेख छोड़ दो, तो वो तो बेईमानी हो जाएगी। हालांकि मुझे कोई पूछने नहीं आएगा, अनअकैडमी भी नहीं पूछेगी कि आपने 8 छोड़ कैसे दिए, क्योंकि उनको थोड़ी ना पता है इतिहास के बारे में, लेकिन मुझे तो पता है। और आप लोग पैसा लगा के, टाइम लगा के, विश्वास करके यहाँ बैठे हो, तो वो काम नहीं कर सकता। इसलिए सभी को बताना मेरा काम है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बताना। ये जो मंदिर आपको दिखा रहा हूँ, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशस्ति है। नीलकंठेश्वर मंदिर के शिलापट्ट पर उत्कीर्ण है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे उत्कीर्ण है। यहाँ पूजा क्या बोला? बता रहा हूँ। इसमें परमार वंश के शासकों के नाम और उनकी उपलब्धियां इस प्रकार वर्णित हैं, जो अन्य कहीं नहीं मिलती।
और एक और कवि भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ है परमाणु का, पद्मगुप्त। पद्मगुप्त ने कौन सी किताब लिखी, अभी बताया ना। रिजल्ट स्कोर क्या होता है? नव सहसांक चरित्र। तो इसने जो नव सहसांक चरित्र लिखा है वो परमार वंश का सर्व प्रमुख रचना है, क्योंकि ये वाक्पति मुंज और सिंधुराज, इन दोनों का राजकवि था। जैसे हर्ष चरित्र है ना, उसी शैली में नौ सहसांक चरित्र भी लिखा गया है। ओके वर्षा, यू आर मोस्ट वेलकम। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुत्तम की है नेचुरली। प्रबंध चिंतामणि से परमार वंश का इतिहास इस परिप्रेक्ष्य में ज्ञात होता है कि चालुक्यों से, मतलब गुजरात के चालुक्य जो सोलंकी वंश के शासक थे, इनसे इनका क्या संबंध था। थैंक यू फूलचंद। बहुत सारे मुसलमान लेखक भी हैं जो परमारों के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं, जैसे आईने अकबरी किसकी रचना है? अलबरूनी। फरिश्ता, ये भी भोज की खासकर बड़ी तारीफ करते हैं। खासकर अबुल फजल ने तो खूब खूब तारीफ की है। ये अबुल फजल के साथ अकबर की प्रतिमा है, चित्र है। और इसमें आईने अकबरी भेंट कर रहा है अकबर को। वीरता और गुण था उसके अंदर, इस कारण। अब आइए क्रमशः एक एक करके परमार वंशीय राजाओं की उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। नीलकंठेश्वर मंदिर अभी मैं आगे बताऊंगा।
सबसे पहले हैं उपेंद्र कृष्णराज। इन्होंने धारा को राजधानी बनाया मध्य प्रदेश में, और उदयपुर लेख में इनके बारे में पता चलता है। स्थापना के बारे में इसी उदयपुर लेख में इन्हें कहा गया है द्विजवर्ग रत्न। सौवाजित्तो तुंग नृपत्वमाण। नहीं शाहिल, ये स्टार्ट होगा फरवरी से ना। ये है धारा नगरी। ये इनकी राजधानी। मालवा इनका क्षेत्र है जहां पे अधिकार किया है इन्होंने। अब साथ साथ प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में संघर्ष भी चल रहा था। वत्सराज ने ध्रुव को हराया। नहीं, ध्रुव ने वत्सराज को हराया। इसी का लाभ उठा करके उपेंद्र ने अपने राज्य का विस्तार किया। देखो टाइम पीरियड सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 800 से लेके 818 तक सारे शासकों का, तो इकट्ठे यहीं पे देख लेना। बार बार मेंशन, इतने सारे शासक हैं, क्योंकि मैं एक बार इनको बताऊंगा फिर मैं इनको बताऊंगा तो तुम पूछोगे कि बीच वाले कहाँ गए। इसलिए टाइम पीरियड मैंने मेंशन नहीं किया है, सभी को नहीं बताना है। लेकिन जब राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने इनको फिर से अटैक किया, तो इन्होंने राष्ट्रकूटों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। नागभट्ट के टाइम में प्रतिहार शक्तिशाली होते गए, और फिर ये इनके अधीन आ गए। पद्मगुप्त इनकी बड़ी तारीफ करता है कि इसने प्रजा को टैक्स में छूट दे दी, वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया। एक कवित्री का उल्लेख मिलता है, सीता।
सीता ने उपेंद्र की प्रशंसा में बहुत सारे गीत लिखे हुए हैं। उपेंद्र के बाद बड़े छोटे छोटे हुए, इनको मैं स्किप मार दूंगा, इनकी कोई उपलब्धि है ही नहीं, ये धरती पे बोझ थे। वैरी सिंह प्रथम, सीयक प्रथम, वाकपति प्रथम, वैरी सिंह द्वितीय, ये बेसिकली सामंत थे, राष्ट्रकूटों के या प्रतिहारों के। लेकिन ग्लोरी शुरू होती है सीयक द्वितीय के काल से। सीयक द्वितीय का दूसरा नाम था हर्ष। परमार वंश को स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक यही है। प्रतिहारों को भगा दिया, राष्ट्रकूटों से भी मुक्त कराया। प्रतिहार साम्राज्य इसमें पतन की गर्त में जा रहा था, इसका लाभ उठाया। मालवा, गुजरात, ये सब हरसोल लेख से पता चलता है। नवशेषांग चरित्र कहता है कि इन्होंने हूणों को भी पराजित कर दिया, तो उसमें लिखा है कि इसने हूण स्त्रियों को विधवा बना दिया। हूण मंडल एक शब्द आता है। हूण मंडल माना जाता है मध्य प्रदेश में इंदौर और उसके आसपास का इलाका। लेकिन जब ये राइज कर रहे थे तो चंदेलों ने इनकी शक्ति पर अंकुश लगाया। जिजाक भुक्ति के चंदेल, क्योंकि खजुराहो लेख में लिखा है कि चंदेल शासक यशोवर्मन ने सीयक को हरा दिया। और उपाधि किली कालवन्न मालवानाम। मालवों के लिए काल के समान, मालव यानी जो मालवा में रहते थे। लेकिन किसी भाग पे यशोवर्मन ने अधिकार नहीं किया, हरा करके लौट आया। फिर तो सीयक क्रोधित हो गया और राष्ट्रकूट नरेश था खोटिग, इनको सीयक ने हराया। मान्य खेत को लूटा। उदयपुर लेख में इस विजय का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया। कहा गया है कि सीयक ने भयंकरता में गरुड़ की तुलना करते हुए खोटिक की लक्ष्मी को युद्ध में जीत छीन लिया।
तो परमार साम्राज्य को अपनी बुलंदियों तक पहुंचाने वाला है सियक। फिर आते हैं वाक्पति मुंज। सियक के दो बेटे थे। मुंज इनका गोद लिया हुआ बेटा था। प्रबंध चिंतामणि में इसके जन्म के विषय में एक अजीब सी कहानी मिलती है। सियक को बेटा नहीं हो रहा था बड़े दिनों तक। तो मुंज नाम की घास होती, मुंज नाम की घास देखा किसी ने? कहीं कहीं सड़कों के किनारे उगी होती है लंबी लंबी घास। इस घास में पड़ा एक नवजात शिशु मिला। इसको पाल पोस के बड़ा किया। बाद में इसको एक बेटा भी हो गया सिंधुराज, इसलिए इसका नाम पड़ा मुंज। सियक ने उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मुंज जब गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठते ही हाहाकार मचा दिया। कलचुरी शासक युवराज सेकंड को हराया और त्रिपुरी को लूटा। इसका भी विवरण मिलता है उदयपुर लेख में। हाँ, मुंज पे पूजा पाठ किया जाता है। कुश भी बोलते हैं, बिल्कुल सही। हाँ, आपने एक शब्द सुना होगा कुशल, सुना? कुशल मतलब क्या होता है? कुशल का मतलब होता है स्किल्ड, निपुण। कुशल शब्द कुश के नाम पर ही पड़ा है। वैदिक काल में जो कुश होता था ना, वो ताप और विद्युत का अवरोधी होता था। जब ऋषि मुनि मेडिटेशन करते थे या समाधि लगाते थे, तो जमीन पर बैठ करके अगर समाधि लगाते थे तो उनको बिजली के झटके लगते थे, क्योंकि शरीर में भी एक इलेक्ट्रिसिटी होती है। कभी कभी बाथरूम वगैरह में हमें भी लगते हैं झटके, या कभी कभी सोते हुए शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसके लिए बहुत मोटी कुश बिछा करके उसके ऊपर बैठते थे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। कुशासन। उस जमाने में जो कुश को घास, कुश की घास जल्दी पहचानी नहीं जाती, तो जो कुश को घास को पहचान लेता था जो शिष्य, और गुरु के लिए तमाम घासों में से कुश का घास ला देता था पहचान के, उसे कहते थे कुशल। कि ये मुंडा बड़ा कुशल है, ये बच्चा बड़ा कुशल है। बाद में कुशल शब्द हो गया हर काम के लिए कुशल। भगवान राम के एक बेटे कुश भी कुश के ही पैदा हुए थे। हाँ, आज भी रखते।
बाद में वाकपति मुंज की कलचोइयों से संधि हो गई। मेवाड़ में गुहिल वंश थे, उनको भी हराया। राष्ट्रकूटों से तो शत्रु चल ही रहा था। चालुक्य नरेश मूलराज से भी इनकी लड़ाई हुई, उनको भी हराया। नड्डुल के चौहानों को भी हराया। गुजरात में लाट को भी जीत लिया। हाँ पूजा, तो उस कुशी अमावस्या में ही जो कुश को उखाड़ने में समर्थ होता था वही कुशल था। लाट प्रदेश में कल्याणी के चालुक्यों का आधिपत्य था, जहां तैलप सेकंड और उनका सामंत वारप और उसका बेटा गोग्गी राज ये शासन करते थे। तो मुंज ने वारप को भी हरा दिया। तैलप से संघर्ष हो गया और प्रबंध चिंतामणि बताती है कि तैलप की सेनाओं को 6 बार मुंज ने पराजित किया। ये कहानी एक बार मैंने और भी बताया था आपको। बाद में ये इसके मंत्री रुद्रादित्य के परामर्श की उपेक्षा करते हुए गोदावरी नदी पार करके स्वयं राष्ट्रकूटों पर जाकर के आक्रमण करता है, बंदी बना लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। और तैलप की बहन मृणालवती से इसको प्रेम हो गया। इसका मंत्री इसको रेस्क्यू कराने की प्लानिंग करता है, तो ये सारी प्लानिंग मृणालवती को बता देता है। मृणालवती अपने भाई तैलप को बता देती है और तैलप इसको तड़पा तड़पा के मार डालता है। ये स्टोरी प्रबंध चिंतामणि में तो मिलती ही मिलती है। चालुक्यों के 2 लेख हैं, कैथोम लेख हाँ पूछो। गड़क लेख और तो और आईने अकबरी में भी यही स्टोरी मिलती है। तो 992 से लेकर के 998 ईस्वी तक ही राज कर पाया, 6 साल। लेकिन था ये बड़ा विद्वान। इसीलिए इसने नाना प्रकार की उपाधियां धारण की थी। अमोघ वर्ष, श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, कवि मित्र, कवि वृष। जेल में रहते हैं, सिस्टर मिल जाती है, प्यार कर लेते हैं। वो हुआ ऐसा कि
वाक्पति मुंज कोई मामूली चीज नहीं था। और वाक्पति मुंज को तैलप को कई बार उसने डराया था। तैलप ने बहन को दिखाने ले आया कि देखो यही है मुंज। जैसे शेर तुम्हारे घर में पकड़ के लाया जाए, पिंजरे में रखा जाए, तो तुमको तो कुछ दिखाया ही जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा। तो पिंजरे में शेर को बहनों को तो खास कर दिखाते हैं। मेरे भी घर में कुछ आता है तो बहनों को तो बुला के दिखाते हैं। तो कल्पना करो जंजीरों में ऐसे बंधा हुआ है, लंबे लंबे सुंदर बाल हैं रेशमी, और सिक्स पैक एब है, बलिष्ठ भुजाएं हैं, और ऐसे मुंज ऐसे देख रहा है, मूछें हैं, और मृणालवती आती है, इंटर करती है, उसकी निगाहें मुंज से मिलती हैं। तो प्रेम ही है, कभी भी किसी से भी हो सकता है। इसका कोई व्याकरण थोड़ी ना होता है। प्रेम का कोई वैसे थोड़ी ना कि 10 बार लव एट फर्स्ट साइट। लेकिन स्त्रियों का क्या है कि जैसे पुरुषों का क्या है कि पुरुष स्त्री के चक्कर में तो सब सब कुछ न्यौछावर कर सकता है, लेकिन स्त्रियां ऐसा नहीं। स्त्रियां थोड़ी पारिवारिक होती हैं, भाई पिता इनको कंसीडर करती हैं। तो भाई का प्रेम ज्यादा भारी पड़ गया। नए नए उस जमाने के राजा ऐसे नहीं हुआ करते थे। हम्म। देखो प्रशांत जी ने कितनी दूर की बुद्धि लगाई है। वाक्पति मुंज ने बहुत सारे श्लोकों की रचना भी की थी। सुभाषित रत्न संदोह में इनके श्लोक मिलते हैं। असली प्रेम एडवर्स कंडीशन में ही होता है, और उस प्रेम का मजा ही कुछ और है। प्रेम भी किया तो दुश्मन की बहन से किया या दुश्मन से किया, उसका नमक ही अलग होता है। ये भूगोल का भी विद्वान था। इसने एक भूगोल किताब लिखी है, मुंज प्रतिदेश व्यवस्था। और इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे मेरे अलावा। पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुध, अमित गति, शोभन, किसने सलमान को कहा?
पद्मगुप्त ने 9 सहसांग चरित्र लिखा है। धनंजय ने 10 रूपक लिखा है। धनिक 10 रूपावलेख और काल निर्णय लिखा है। शोभन ने चतुर्विशिंका स्तुति लिखा है। पद्मगुप्त इसके बारे में लिखता है, इसके चले जाने के कारण, अतीते विक्रमादित्य गते यस्ते सातवाहने कवि मित्रे विश्वश्राम यस्मिन् देवी सरस्वती। अर्थात विक्रमादित्य के चले जाने और सातवाहन के अस्त हो जाने पर सरस्वती को कवियों के मित्र मुंज के यहाँ ही आश्रय प्राप्त हुआ था। सुन बड़े अच्छे से डायलॉग उसमें। दुश्मन साईं शाहिद खान मतलब बातों से क्या क्या हो सकता है। चांद सूरज सभी को लाते थे सब। तुमने भी देखी मेरे को, तभी तो हिट हो गई। तो विद्वान तो था ही, महान निर्माता भी था। अनेक मंदिर, अनेक सरोवर बनवाए। ये मुंज सागर भी बनवाया। गुजरात में मुंजपुर नाम के एक नए नगर की स्थापना की। उज्जैन, महेश्वर, धर्मपुरी में मंदिर भी बनवाए। अच्छा संजय, तुमने भी देख ली, तुमको नहीं देखना चाहिए था। तो जिस तरह से ये अपने बाप का सगा बेटा नहीं था, वैसे भी इसका कोई सगा बेटा नहीं था। सिंधुराज छोटा भाई इसका था। सिंधुराज वो गद्दी पे बैठा। इसने खुद को कहा है सहसांक। ये भी महान था। मुंज को हरा करके तैलप ने कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। तो पहला तो काम था कि बाप का, भाई का बदला लेना, बाप समान भाई का। और चालुक्य नरेश थे इनके समकालीन सत्याश्रय।
नवशेषांक चरित्र में लिखता है कि तलवार के बल पर इसने छीन लिया अपने इलाकों को सत्याश्रय से। कोंकण को, शिलाहार को, ये प्रदेश नागों को जीतने ही जा रहा था कि नाग शासक ने अपनी बेटी शशि प्रभा की शादी कर दी। सिंधुराज से। इस तरह से नागों की रिश्तेदारी थी। हूणों को पूरी तरह से इसने कुचल दिया। सब कुछ कर दिया, लेकिन गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज का प्रथम था चामुंडराज, मूलराज प्रथम का बेटा चामुंड। चामुंडराज ने सिंधुराज को हरा दिया। इसकी सूचना जयसिंह सूरी की कुमार भूपाल चरित्र से मिलती है और वडनगर अभिलेख से मिलती है। सिंधुराज को युद्ध भूमि से भागना पड़ा, लेकिन भागते भागते इसने पुरानी खोई हुई प्रतिष्ठा को एस्टेब्लिश कर दिया, मर गया फिर। इसके बाद भोज महानतम शासक हुए, गद्दी पे बैठे। भोज के शासन की सूचना देने वाले 8 अभिलेख मिलते हैं। भोपाल में इनकी मूर्ति लगी हुई है। इनके बारे में विशेष रूप से बताने वाली है उदयपुर प्रशस्ति। उदयपुर प्रशस्ति में चंदेश्वर, इंद्ररथ, तोगल, भीम, कर्नाट, लाट, गुर्जर सभी का विजेता इनको बताया गया है। कल्याणी के चालुक्य है। और ये भी कहा गया है कि कलचुरी गांगेय देव विक्रमादित्य और चोल नरेश राजेंद्र ने भोज की सहायता की। कलवन अभिलेख से पता चलता है कि इसने कर्नाट, लाट और कोंकण को जीत लिया। बेलगांव अभिलेख में इनको कहा गया है कमल के लिए चंद्रमा के समान।
मिराज लेख में ये बताया गया है कि ये कोल्हापुर में बैठ करके सैनिक शिविर लगा करके विजय की प्लानिंग करते रहते थे। लेकिन चालुक्य नरेश जय सिंह द्वितीय ने इनको हरा दिया। कोंकण, लाट, उड़ीसा, इंद्ररथ, चेदी वंश, इन सभी को पराजित करने का श्रेय जाता है भोज को। उदयपुर प्रशस्ति में तुर्कों का भी विजेता बताया गया है। फरिश्ता लिखता है कि महमूद गजनवी के विरुद्ध शाही वंशानंद पाल ने हिंदू राजाओं का एक संघ बनाया था, इसमें भोज शामिल था, उज्जैन का राजा था। तो जैसे जैसे मालवा में अपने साम्राज्य का भोज विस्तार कर रहा था, उसी समय बुंदेलखंड में चंदेल भी अपनी सत्ता सुदृढ़ कर रहे थे और इनका कंपटीशन था चंदेल सम्राट विद्याधर। ऐसा भी उदाहरण मिलता है कि भोज ने विद्याधर चंदेल की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। ग्वालियर में कछवाहा शासक है महिपाल। महिपाल का एक अभिलेख मिलता है, सास बहु अभिलेख। महिपाल भी दावा करते हैं कि उन्होंने भोज को हराया। मेरुत्तुंग के प्रबंध चिंतामणि में इनके चालुक्य नरेश भीम पर विजय का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन अतिशय युद्ध प्रियता इनके लिए घातक सिद्ध हुई, इनके पतन का कारण बन गई। जीवन के अंतिम समय में इन्हें भारी असफलता का सामना करना पड़ा। चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय ने इनकी राजधानी धारा पर आक्रमण किया। भोज हार गया, भाग खड़ा हुआ। चालुक्यों ने इनकी राजधानी धारा को खूब लूटा और धारा को जला दिया। सोमेश्वर के इस विजय की चर्चा मिलती है नगाई लेख में। 1058 ईस्वी।
विक्रमांक देव चरित्र में भी ऐसा ही उल्लेख। विक्रमांक देव चरित्र किसने लिखा है? बिल्हण। उसमें लिखा गया है कि भोज ने भाग करके अपनी जीवन की रक्षा की। भोज इसके बाद मर गया। कर्ण, चालुक्य, नरेश, भीम, इन दोनों ने धारा को लूट लिया। लेकिन भोज ने परमार सत्ता को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया था। उदयपुर लेख में कहा गया है कि पृथ्वी की तुलना करने वाले पृथु की तुलना करने वाले भोज ने कैलाश से मलय पर्वत तक तथा उदयाचल से अस्ताचल तक की समस्त पृथ्वी पर शासन किया। लेकिन युद्ध प्रियता के साथ साथ इसकी कला प्रियता भी बड़ी अद्भुत है। उदयपुर में तो इसको विद्वानों का शिरोमणि बताया गया है। कविराज भोज। उदयपुर प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि धारा नगरी के चौराहों पर 84 मंदिर बनवाए थे इसने। एक मंदिर तो आपके सामने, केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, सुंडोर, काल, अनल, रुद्र। सरस्वती मंदिर, वाह। आद्य धारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वभोज, राजदिवंगत। ज्योतिष, कला, वास्तु, काव्य, इन पर इसने ग्रंथ लिखे हैं। और धारा के सरस्वती मंदिर में एक भोजशाला, शारदा सदन निर्माण करवाया, संस्कृत विद्यालय, और महान मूर्तिकार थे मंथन। उनकी सहायता से भूरे रंग के स्फटिक पत्थर से वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा का निर्माण करवाया। ये अभी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पर यही मूर्ति अंकित रहती है। वाग्देवी यानी वाणी की देवी मां सरस्वती। आईने अकबरी कहता है कि इसके राज्यसभा में 500 विद्वान एक समय रहते थे। अब इसकी रचनाएं भी बड़ी कमाल की हैं। सरस्वती कंठाभरण, महाकाली विजय, विद्या विनोद, प्राकृत स्रोत, व्यवहार मंजरी, अवनी कुमार, कोदंड काव्य, चंपू रामायण, नाम मालिका, सुभाषित प्रबंध, सिद्धांत संग्रह, पूर्व मार्तंड, दंड नीति, व्यवहार समुच्चय, चारुचर्या, राजमार्तंड, पतंजलि की योग सूत्र पर एक टीका लिखी है, योग सार संग्रह, विद्वजन वल्लभ, प्रश्न ज्ञान, आदित्य प्रताप सिद्धांत, चिकित्साशाली होत, घोड़े के
मेडिसिन पे लिखी है। आयुर्वेद सर्वस्व, तत्परीक्षा, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कूर्म शतक, श्रृंगार मंजरी, भोज चंपू, युक्त कल्पतरु, सम्रांग गण सूत्रधार, तत्व प्रकाश, शब्दानुशासन, राजमृगांक, इतनी किताबें लिखी। सामरांग सूत्रधार ये वास्तुशास्त्र पे है। युक्त कल्पतरु भी वास्तुशास्त्र पे है। इसके बारे में कहा जाता था कि कवियों को हर श्लोक पर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देता था। हमको तो ये लगता है कवियों की फौज बना रखी थी, उनसे किताब लिखवाता था, अपना नाम लिख देता होगा कि मैं राइटर हूं। नहीं तो इतनी लड़ाई करने के बाद इतनी किताबें कोई कैसे लिख सकता है? मैं बीबी से लड़ाई कर करके अभी तक 4 ही किताब लिख पाया। ये तो सबसे लड़ाई करता था। कहा तो गया, वही तो निरावलंबा निराधारा क्या प्रशांत जी ने श्लोक मारा। निरावलंबा निराधारा प्रशांत जी ने श्लोक मारा। नहीं, मैं लड़ाई नहीं करता हूं, मैं अपनी रक्षा करता हूं, आत्मरक्षा। बिल्कुल सही बोली हो। मैं भी सोचता था मैं और लड़ाई। ये जो लोहे का खंभा गिरा हुआ है ना, ये आयरन पिलर धार में सरस्वती नदी मंदिर के आसपास इसने निर्मित करवाया था। चित्तौड़ में इसने त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया। ये है त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़। भिलसा के निकट उदयपुर नगर बसाया और इसी ने वहां लाल पत्थर से नीलकंठेश्वर मंदिर भी बनवाया। इसको उदयेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और उदय समुद्र नाम का जलाशय।
ये तो मुंज का है। अच्छा, इसके बाद भोज के पुत्र आते हैं जय सिंह प्रथम, लेकिन धारा तो नष्ट हो चुकी थी। तो जय सिंह ने कल्याणी के नरेश सोमेश्वर प्रथम के पुत्र विक्रमादित्य की सहायता प्राप्त की और अपनी राजधानी को शत्रुओं से मुक्त करा दिया। तो सोमेश्वर प्रथम का आश्रित राजा बन गया ये। लेकिन जब कल्याणी का शासक सोमेश्वर द्वितीय बन गया तो मामला उलट गया। कर्ण और कुलराव ने मिलकर मालवा पे अटैक कर दिया, जय सिंह मारा गया और परमार वंश खत्म। तो ये थी कहानी परमार वंश की। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। दूसरी बात तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि दिन प्रतिदिन छात्रों की संख्या घटती क्यों जा रही है? क्या कारण है? रिजल्ट नहीं आ रहे हैं कि एग्जाम दूर है अभी? नीलकंठ भोज ने बनवाया ना? वही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा क्यों। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है? 14 जनवरी को यानी परसों 9 बजे से यूट्यूब क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडिया का मैराथन। 9 बजे रात को। तो उसमें पूरे गांधी के एपिसोड को एक्सप्लेन कर देंगे 2 घंटे में। ऐप पर नहीं होगा, यूट्यूब पर होगा। लिंक मैं अभी शेयर कर दूंगा। या कहो तो मैं अभी कर दूं? तो वो एक पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए उसको जरूर अटेंड करें। नहीं करोगे?